वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ड। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हम आज देखते हैं मिडिवल एज में चौसर क्या था, चौसर का मिडिवल एज में क्या रोल था। तो चौसर एज वाज बेसिकली वी कैन से दैट मिडिवल एज वाज एज ऑफ चौसर। चौसर एज वाज एन एज ऑफ transition. This transition implies shift from medieval to modern time. It was emergence of English notion from the dark ages to the age of enlightenment. तो जो चौसर की एज है वो 1340 से 1400 तक जो है ना मार्क की जाती है। 1340 से कहते हैं। रॉबर्ट ड्यूडली फ्रेंच ऑब्जर्व इट वाज एन amid a ferment of the new life, and Chaucer lived and wrote. It witnessed many social, political and religious challenges. तो मेन फीचर ऑफ चौसर एज की बात करें तो सबसे पहले 100 years war 1337 to 1453, ये 1337 से 1453 तक चली है। चौसर लिव्ड थ्रू टू किंग्स, दैट वाज एडवर्ड सेकंड एंड रिचर्ड 11, एंड saw the beginning of third Henry IV at his birth. The 100-year war had already begun. The long drawn conflict between England and France between 1337 and 1453, जो 1337 से 1453 तक चौसर ने फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान कन्फ्लिक्ट देखा है। इसने 100 ईयर वार देखी है। और दूसरा इसका था एज ऑफ चैवलरी। एज ऑफ चैवलरी में कहता है कि डॉन ऑफ द मॉडर्न इरा वाज येट अवे। कंपटन रिकेट ऑब्जर्व चौसर इंग्लैंड इज स्टिल कैरेक्टरिस्टिकली मिडिवल एंड नो वेयर इज द conservative feeling more strongly marked than the persistence of the cavalry. उसके बाद है चर्च। तो चौसर की एज में चर्च को चौसर ने क्लियर प्रेजेंट किया कि चर्च उस वक्त अथॉरिटेटिव था, चर्च का कंट्रोल था पूरे कंट्री पे। तो चौसर ने चर्च की रियल पिक्चर अपनी पोइट्री के ज़रिए बताई है। चौसर ने लोगों को बताया है कि चर्च, क्योंकि उस वक्त चर्च का जो रोल था, चर्च अपना वो रोल अदा नहीं कर रहा। तो चौसर ने अपने कैंटरबरी टेल में बड़ी कमाल की कोटेशन लिखी है। कहते हैं इफ़ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल आयरन डू। अगर सोने को जंगाल लग जाएगा तो तब लोहे का क्या किया जाएगा। तो उसने चर्च की करप्शन को बेनकाब किया था 14th सेंचुरी में। चर्च के करप्ट लोगों को सामने लाया था अपने पोइट्री के ज़रिए। जो इसका फोर्थ जो फीचर था वो था ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ 1348 से 1350 तक, 1348 टू 1350। तो 14वीं सेंचुरी के लोग जो है ना खौफनाक हद तक इस बीमारी में, ब्लैक डेथ में मुब्तला थे। तो इस बीमारी सेवरल अटैक 1348 में शुरू हुए थे। इस बीमारी को ब्लैक डेथ इसलिए कहा गया था because death was caused by the black boils which appeared on the body, कि इंसान के जिस्म पर ब्लैक कलर के स्पॉट, धब्बे वाजे होते थे, ना डेथ हो जाती थी। कहते कि the plague affected the whole Europe. It broke out the England in 1348. It continued its havoc for about 2 years. 2 साल मुसलसल इसने तबाही, इस बीमारी ने तबाही उतारी। और जो पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड की उस वक्त 35 लाख थी। लेकिन इस बीमारी के बाद कहते हैं कि लोग जो है ना इस बीमारी से ख़त्म हो गए थे। मीन 35 लाख में से 10 लाख लोग इस बीमारी की नज़र हो गए थे, बाकी 25 लाख लोग बचे। और उसके बाद कहते हैं कि 1/3 आबादी का हिस्सा ख़त्म हो चुका था, 1/3 से भी ज़्यादा। उसके बाद सबसे बड़ा जो इशू आया था इस बीमारी की वजह से, फसल उगाने वाला कोई नहीं था और फसल काटने वाला कोई नहीं था। ये मेन जो इश्यूज थे इस बीमारी के का एज का करैक्टरिस्टिक्स है वो है पीजेंट रिवॉल्ट 1381। 1381 में किसानों का रिवॉल्ट आया था। तमाम किसान जो गवर्नमेंट के टैक्स थे उनसे तंग थे और अपना हक लेने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ मुत्तहिद हो गए थे। और गवर्नमेंट ने उन्हें हर तरह से दबाने की कोशिश की। गवर्नमेंट ने उन्हें इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी के ज़रिए क्रश करने की कोशिश की। उस वक्त रिचर्ड सेकंड जो है ना वो बादशाहत पर था, किंग था इंग्लैंड का। और उसने जो है ना इनको डिप्लोमेसी और इंटेलिजेंस के ज़रिए दबाने की कोशिश की। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ना दबने वाली नहीं थी और इनकी जो फेवर में आया है, इनकी फेवर में फिर कुछ चर्च के लोग भी किसानों की फेवर में आ गए थे। तो हम कह सकते हैं कि सेवरल रेगुलेशन
पास्ट आस्किंग वर्कर टू वर्क द ओल्ड पेमेंट रेट्स, तो इन्होंने कहा कि वो अपने ओल्ड पेमेंट्स पे काम करें, लेकिन इन्होंने कहा था नहीं, हम ओल्ड पेमेंट्स पे काम नहीं करेंगे, हमारी मजदूरी बढ़ानी चाहिए, हमारी वेजेस बढ़ानी चाहिए। तो आर के रूट ये कहता है कि आर के रूट द सम्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ राइजर दिस रिवॉल्ट सप्रेस्ड बाय द करेज एंड गुड जजमेंट ऑफ द बॉय किंग रिचर्ड सेकंड। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौसर की एज में ही जो है ना बर्थ हुई है इंग्लिश लैंग्वेज की। द लास्ट हाफ ऑफ 14th सेंचुरी सा द बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन 1363 1363 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ पार्लियामेंट्री में चांसलर ने जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सेशन ओपन किया था, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पर में स्पीच की गई थी। और वायक्लिफ जो है वो रिलीजियस रिफार्मर था चौसर की एज का। वायक्लिफ ने लैटिन को इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट की थी और लोगों के सामने प्रेजेंट किया था। और उसके बाद कैंटरबरी टेल ने आके इंग्लिश को एक नया कंसेप्ट दिया था। कैंटरबरी टेल ने मॉडर्न इंग्लिश का कंसेप्ट यहाँ पे आके दे दिया था। चौसर वाज हेल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश वर्स। चौसर, जॉन गोवर एंड विलियम लेगलैंड वर द मोस्ट नोटेड पोएट ऑफ दिस एज, इवन though there were no novel and drama at this age. We can say that Chaucer planted its seeds for its development in the next Elizabethan era. तो चौसर जो था, चौसर ने ड्रामा और नावल को के बीज बो दिए थे मिडिवल एज में। वी कैन से डैट चौसर इज अ रियली फाउंडर ऑफ ड्रामा एंड नावल। अब हम बात करते हैं कि चौसर अपनी एज का कैसे रिप्रेजेंटेटिव था। तो चौसर की एज जो है 1807 से 14 तक, 1387 से 1400 तक इसकी कैंटरबरी टेल्स जो थी, इसमें इसने जो है ना मिडल इंग्लिश में लिखी थी। और इसमें इसने मॉडर्न इंग्लिश का कंसेप्ट दिया था और इसमें इसने बहुत सारे करैक्टर पेश किए थे। और इसी दौर में 1387 से 1400 तक चौसर बिकम कंट्रोलर ऑफ कस्टम एंड जस्टिस ऑफ द पीस एंड 1389 clerk of the king works. It was during these years that Chaucer began working on this most famous text, the Canterbury Tales. तो चौसर ने 3 शोबों पे काम किया था। सबसे पहले इसने जो है ना कस्टम ऑफिसर था, उसके बाद चौसर जजमेंट का जज बना, पीस ऑफ जजमेंट बना जस्टिस के लिए, और उसके बाद ये बना क्लर्क ऑफ किंग्स वर्क। तो उसके बाद इसने साथ ही अपना स्टार्ट किया था वर्क कैंटरबरी टेल्स, जिसमें इसने डिफरेंट करैक्टर्स पर बात की थी, डिफरेंट करैक्टर्स को पेश किया था। चौसर की जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। चौसर ने अपनी पोइट्री के ज़रिए, कैंटरबरी टेल्स के ज़रिए इंग्लिश वर्सेस को इंट्रोड्यूस कराया। और अब हम बात करते हैं कि चौसर का स्टाइल भी सिंपल वर्डिंग थी, सिंपल लैंग्वेज थी। अब हम बात करते हैं चौसर को कैसे, हमने कहा है कि इसने रास्ता हमवार के, कैसे ये फाउंडर है ड्रामा का और नावल का। जब हम नावल की बात करते हैं तो देयर वर नो साइंस ऑफ नावल इन द एज ऑफ चौसर। देयर वाज द फर्स्ट पोएट हु सिग्निफाइज द इरा ऑफ नावल। इससे पहले नावल का पता नहीं था, ये फर्स्ट पोएट था जिसने सिग्निफाई ऑफ इरा ऑफ नावल किया है। तो कैसे, किस बेस पे हम इसे कह सकते हैं? हिज पोएट्री इज रिप्लेट विद द करेक्टराइजेशन, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, नरेशन, रियलिज्म, ह्यूमन एंड विजुअल क्वालिटीज़। इसकी पोएट्री में वो तमाम क्वालिटीज़ थी जो